नमस्कार, राम राम। मैं अनसो सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जिसका नाम है नदी के द्वीप, जो अगेई द्वारा लिखा गया है। यह कविता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कविता एमए में भी आता है और 8 से लेकर 12th तक के प्रश्न भी इससे आते हैं। इस कविता से बीएड या फिर नेट जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों में भी इससे प्रश्न आता है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और वीडियो को पूरी तरह समझने का प्रयास करिए। मैं इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। पूरी कविता इसी वीडियो में बताई गई है, इसका कोई भी पार्ट 2 नहीं है। तो वीडियो के साथ आप बने रहे, बिना स्किप किए हुए देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही वीडियो का मिलता रहे। और एक बात और है, मैंने आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक को बताया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप अपने अनुसार उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का और इस कविता का। नदी के द्वीप। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकतकूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं। कवि के अनुसार यह नदी समाज है और द्वीप व्यक्ति है। कविता लिखने के लिए आप कवि की गहराइयों को देखिए। वह नदी और द्वीप का उदाहरण देकर व्यक्ति और समाज को किस प्रकार से जोड़ रहा है और दोनों की बातें को बता रहा है। द्वीप कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं। द्वीप अलग नहीं है नदी से। द्वीप उसे कहते हैं नदियों के बीच में जो भूखंड उभरा हुआ होता है, जो थोड़ा सूखा हुआ भाग होता है मट्टी का, उसे द्वीप कहते हैं, टापू कहते हैं। वह कह रहा है द्वीप कि हम नदी के द्वीप हैं, हम समाज से अलग नहीं हैं। वह व्यक्ति रूपी जो द्वीप है वह कह रहा है कि हम नदी रूपी समाज के ही हैं, अंग है, हम उससे भिन्न नहीं हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह कह रहा है कि हम नहीं कहते, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि समाज जो है, समाज रूपी नदी, वह हमें बिल्कुल ही छोड़कर वह अपना अलग रास्ता निकाल ले। वह हमें आकार देती है। द्वीप कह रहा है कि वह हमें आकार देती है। नदी होता है जो द्वीप को आकार देता है, उसे निश्चित करता है। द्वीप जो भी है, जिस भी स्थिति में है, वह नदी के कारण है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक व्यक्ति समाज से बनता है और समाज ही उसे आकार देता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो कोई व्यक्ति है जो अच्छा काम करता है तो उसकी समाज का भी उसमें बड़ा भाग होता है। वह उसे अच्छा बातें बताती हैं, तभी तो वह व्यक्ति जाकर अच्छा बनता है। तो उसी तरह आकार देता है, तभी व्यक्ति का विचार श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है, द्वीप कह रहा है हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकतकूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। यानी कि इसकी गढ़ी है, नदी की गढ़ी हुई है। नदी द्वीप की जो किनारे हैं उसे गोलाई देती है, मिट्टी और रेत को उभारती है। इस प्रकार से वह कहीं ना कहीं द्वीप को निर्माण करती है। वह द्वीप जो है बिल्कुल अलग से नहीं बना है, नदी ही उसे बनाती है। वह माँ है और इसी से हम बने हैं। द्वीप जो है नदी से बना है, इसलिए उसे माँ कह रहा है। यह जो पंक्तियां हैं, आप इन्हें समाज और व्यक्ति से भी जोड़ कर देखिए। उसकी माँ ही समाज है, क्योंकि वह समाज से अलग नहीं है, समाज से ही तो बना है व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति रूपी जो द्वीप है उसकी माँ कौन है? समाज, समाज रूपी नदी। यहाँ पर स्रोतस्विनी जो दिया गया है वह नदी को कहा गया है। कवि आगे कह रहे हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। यह स्पष्ट कहना है कि द्वीप जो है वह धारा नहीं है, नदी की तरह बहता नहीं है, वह एक जगह स्थिर होता है। उसके स्थिर होने में ही उसकी कुशलता है। अगर वह बहने लगे तो वह उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, उसकी पहचान क्या रह जाएगी? स्थिर समर्पण है हमारा, यानी कि हम स्थिर रहकर ही अपना काम कर रहे हैं, हम अपना समाज में नाम कर रहे हैं, नदी का काम कर रहे हैं। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, यानी कि नदी के लिए हम सदा एक द्वीप हैं, किंतु हम बहते नहीं। हम नदी के लिए तो हैं, पर हम बहते नहीं है नदी की तरह, क्योंकि बहना रेत होना है। अगर हम बह गए तो हम रेत हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मिल जाएंगे पानी में, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाढ़ आने पर सारा कुछ एक समान हो जाता है, उसी तरह। अब इसे समाज और व्यक्ति से लेकर जोड़ते हैं। व्यक्ति समाज का अंग जरूर है, पर समाज की तरह वह बह नहीं सकता, वह समाज की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके विचार अलग हैं। वह अलग विचार रखकर ही समाज को अच्छे मार्ग पर लाने का काम कर सकता है। किंतु वह अगर समाज के उन्हीं विचारों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर जिसमें समाज घिरा हुआ है, तो वह कुछ आगे कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है कि विचार जो है व्यक्ति का अलग है और वह अपने श्रेष्ठ विचारों से समाज का भला कर सकता है। अगर समाज में मिल जाएगा तो उसका समाज की भलाई में जो काम करना है वह कभी नहीं हो पाएगा। आगे कवि कहते हैं, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। कह रहे हैं कि अगर हम बह गए
तो हम रहेंगे नहीं, नदी के साथ द्वीप बह जाएगा तो वह तो रहेगा ही नहीं, पैर उखड़ जाएंगे, यानी कि उसका पूरा अस्तित्व मिट जाएगा, उसका जो है मिट्टी जो है बहुत सारे वह दह जाएंगे, ढह जाएंगे, उसका कोई भी अस्तित्व पहचान नहीं बचेगा, द्वीप पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा अगर वह नदी के साथ बह जाएगा। और यही बात समाज के साथ भी होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। आगे कवि कह रहे हैं, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते, रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर द्वीप जो है नदी के साथ बह भी गया तो वह पूरी तरह चूर चूर हो जाएगा। चूर्ण मतलब चूर चूर हो जाना। और क्या कभी धार बन सकता है? वह क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि क्या हम धार फिर बन सकते हैं? कभी नहीं। वह मिल भी जाएगा नदी में, फिर भी वह नदी की धार नहीं बन सकता द्वीप। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। सलील यानी कि पानी को, रेत बनकर वह पानी को, यानी कि द्वीप जो है अगर बह भी गया पानी में, नदी में, तो क्या करेगा? वह पानी को गंदा ही करेगा। रेत बनके वह पानी को गंदला मटमैला कर देगा और वह पीने के लिए अनुपयोगी ही होगा। और बिल्कुल इसी का हम समाज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर वह समाज के लिए, समाज में मिल भी गया तो व्यक्ति के विचार जो है वह समाज के लिए कोई काम नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वे जो अच्छे काम नहीं है बल्कि समाज के उन्हीं विचारों के साथ मिल जाएंगे, तो समाज से अलग विचार कैसे आएंगे? समाज में भलाई कैसे होगा? और इसलिए कहा जा रहा है कि व्यक्ति के अगर श्रेष्ठ और अलग विचार जब तक नहीं होंगे तब तक वह समाज के लिए अनुपयोगी है। आगे कवि कहते हैं, हम है द्वीप, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है, नदी तुम बहती चलो। कवि कह रहे हैं कि हम द्वीप हैं, मानते हैं, पर यह श्राप नहीं है, अभिशाप नहीं है। यहाँ पर द्वीप जो है अपने भाग्य पर इठलाता है, खुश होता है। वह कह रहा है कि यह शाप नहीं है कि हम द्वीप हैं। शाप यानी कि दंड, आप ये समझ लीजिए। द्वीप कह रहा है कि यह शाप नहीं है, यह तो हमारा भाग्य है, नियति है, हम नदी के पुत्र हैं। वह कह रहा है कि हम नदी के तो बेटे हैं और बैठे नदी के क्रोड़ में, यानी कि क्रोड़ यानी कि गोद में, हम नदी की गोद में ही बैठे रहते हैं, माँ की तरह। वह हमें अपनी गोद में बिठाई रहती है, वो हमें संरक्षण देती है, वह हमें बचाती है। द्वीप जो है नदी के बीचों बीच होती है, तो वह नदी के चारों ओर से घिरी हुई होती है, तो नदी उसे बचाने का काम करती है ना। वह कहता है कि हम नदी के बेटे हैं और उसी से हम बहुत खुश हैं और उनकी गोद में ही रहते हैं। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है। भूखंड यहाँ पर पितर को कहा जा रहा है, पितर यानी कि पूर्वज। नदी हमारे अपने पूर्वजों से हमें मिलाती है, जो पूर्वज की बातें हैं, विचार हैं, उनकी संस्कृति है, पूर्वज हमारे कौन हैं, कैसे हैं, वह सारे हमारे कौन बताती है? नदी हमारी बताती है। नदी के बीच में जो द्वीप है वह तो हमें थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, द्वीप छोटा सा जगह होता है, लेकिन उसके नीचे में मिट्टी का बहुत बड़ा जगह होता है। द्वीप के नीचे उसका मिट्टी का आधार होता है जिससे वह मजबूत होता है और ऊपर में थोड़ा सा हमें द्वीप दिखाई देता है। तो द्वीप का नीचे जो भूखंड है वह जो नदी के कारण ही वह मिलते रहती है और वह जो आधार है द्वीप का, वही द्वीप का पितर है। पितर यानी कि पूर्वज है। अब इन नदी और द्वीप को व्यक्ति और समाज से जोड़ते हैं। यहाँ पर व्यक्ति भी द्वीप की तरह है जो समाज को अपनी माँ कह रहा है। वह भाग्य के कारण ही समाज में उत्पन्न हुआ है। तो व्यक्ति और व्यक्ति का समाज श्रेष्ठ कहलाता है। जानवरों में भी समाज होते हैं पर उतना श्रेष्ठ उन्हें माना नहीं गया है, इसलिए व्यक्ति अपने भाग्य पर नितरा रहा है, इठला रहा है कि वह समाज में उत्पन्न हुआ है और वह एक बेटे की तरह समाज में रहता है। समाज उसकी माँ की तरह ही तो है जो उसे संरक्षित रखती है, उसे अपनी बेटे की तरह गोद में रखती है। व्यक्ति को अपने पूर्वजों से मिलाने का काम समाज करती है। पूर्वज कैसे थे, उनके विचार किस प्रकार से थे, पूर्वजों की संस्कृति क्या थी, यह सारा चीज हमें कौन बताता है? समाज ही बताता है। तो यहाँ समाज रूपी जो नदी है वह हमारे व्यक्ति रूपी द्वीप को अपने पूर्वज पितर से मिलाने का काम कर रहा है। नदी रूपी समाज तुम बहती चलो, आगे बढ़ते चलो। आगे कवि कहते हैं, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से। इसका मतलब आप समझते हैं? भूखंड से जो दायित्व, दाय मतलब दायित्व हमको मिला है, भूखंड यानी कि हमारे पितर, हमारे पितरों से जो हमें दायित्व संस्कार मिले हैं वह हमें आगे बढ़ाने का काम करता है। तो समाज से, समाज रूपी नदी से वह आशा करता है, हमारे पूर्वजों ने जो भी हमारे लिए विचार रखे हैं तुम उसे हमारे लिए स्पष्ट करती चलो, उसे स्वच्छ करती चलो और उसे हम अच्छे से करते चले, निभाते चले। हमारे संस्कार वह हमें देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से, यानी कि तुम्हारे प्रसन्नता से या फिर दूसरों के किसी स्वेच्छाचार से, स्वेच्छा माने अपनी प्रसन्नता से, अतिचार से तुम बढ़ो। यह नदी रूपी समाज को बढ़ने के लिए, प्रसन्नता से बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आगे कवि कहते हैं,
तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोतस्विनी ही कर्मनाश कीर्ति नाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है, वह भी उसी में रेत होकर फिर छीनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात्र उसे फिर संस्कार तुम देना। इस प्रकार खत्म होता है कविता। इसे अब हम थोड़ा अंतिम पैरा को समझ लेते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नदी तुम बढ़ती चलो, तुम्हारा प्लावन, तुम्हारी जो गति है वह घर घर आता, तुम नदी जब चलती है तो वह घर 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 कर आवाज चलती है, और उसका वेग जिस प्रकार से जैसे गति उसकी बढ़ती है, घर घराहट भी बहुत तेज से होने लगती है। यहाँ द्वीप कह रहा है कि हमें स्वीकार है, अगर तुम अपने भयंकर रूप में भी आ जाओ, अगर तुम बाढ़ के रूप में भी बहने लगो, तुम्हारा जो गति है वह बहुत तेज से बढ़ने लगे, तुम कर्मनाश यानी कि कर्मों को नाश करने वाली हो, कीर्ति को नाश करने वाली घोर और प्रलयंकारी बन जाओ, तो भी हमें सब कुछ स्वीकार है। यानी कि द्वीप कह रहा है कि तुम कितने भी भयंकर हो जाओ, हम उसमें डूब ही क्यों न जाएं, तुम हमारा सारा कीर्ति नाश ही क्यों न कर दो, कर्म नाश कर दो, फिर भी हम बहुत खुश हैं उसी रेत में, यानी कि तुम्हारे पानी में ही चलकर, और हम कहीं ना कहीं फिर से छनेंगे, यानी कि कहीं एक जगह टिक जाएंगे और वहीं पर जम जाएंगे, फिर से कहीं फिर मेरे पैर टेकेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं फिर से हम रुक जाएंगे, कहीं ना कहीं हम फिर से द्वीप बन जाएंगे और कहीं फिर खड़ा हो जाएंगे, यानी कि एक व्यक्ति, एक द्वीप फिर खड़ा हो जाएगा, उसका एक अलग आकार होगा, लेकिन माता तुम उसे संस्कार देना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर नदी में कितना भी बाढ़ आ जाए, वह अपने भयंकर रूप में आ जाए और वह द्वीप को अपने में समाहित कर ले, द्वीप खत्म हो जाएगा, मट्टी मलिन हो जाएगा, वह रेत हो जाएगा, तो क्या वह द्वीप का जो मिट्टी है वह कहीं ना कहीं फिर से जाकर टिक जाएगा, कहीं ना कहीं फिर से खड़ा होगा और अपने आधार को फिर से जगह बनाकर वह फिर से एक द्वीप के रूप में खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार समाज में भी होता है। समाज में एक व्यक्ति जब खत्म होता है, उसके विचार खत्म होते हैं, तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति नया उसकी की जगह ले लेता है, दूसरे उसके नए विचार उत्पन्न होते हैं और समाज उसे संरक्षित करती है, उसे फिर से संस्कार देती है। और व्यक्ति रूपी द्वीप समाज रूपी नदी से कह रहा है कि हे माँ, तुम उस नवीन व्यक्ति और उसके विचार को पुनः संस्कार देना जो उसके पूर्वजों के द्वारा दिए गए हैं। समाज में अगर बड़ा बदलाव आता है तो वह व्यक्ति अपना जड़ी जो है वह थामे नहीं रह सकता, वह अपने विचार के साथ जीवित नहीं रह सकता, उसे समाप्त होना होगा और फिर से समाज में कहीं न कहीं एक नया व्यक्ति, एक नया विचार उत्पन्न होगा। और नदी रूपी समाज को कहा जा रहा है अपना संस्कार देने के लिए किसको? द्वीप को, द्वीप रूपी व्यक्ति को, यानी समाज उस व्यक्ति के विचार को बल देना जिससे व्यक्ति और समाज का विकास हो। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पूरी कविता, यानी कि कोई भी पैराग्राफ हमने पार्ट 2 में नहीं बनाया है, यह पूरा का पूरा पार्ट 1 में ही मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ, एग्जाम में आप इतना ही लिखना और इतना समझने का प्रयास करो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। हमेशा की तरह अंत में एक प्रश्न है, आपको बताना है अगी का जन्म कब हुआ था। इसका उत्तर आप कमेंट में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।